सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर और चैप्टर नंबर 1121 आ चुका है। मतलब आए हुए 2-3 दिन हो गए, लेकिन क्योंकि मानसून का मौसम चल रहा था तो मैंने भी वीकेंड पे छुट्टी मार ली और इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एनीवेज चैप्टर आ चुका और इस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चेहरे देखने को मिले। लिटरली जितने भी अपने वन पीस के भाई एकदम गॉड लेवल के कैरेक्टर्स है ना, सबके चेहरे देखने को मिल गए। और लास्ट वाला पैनल तो पूरा गूज बम से भरा हुआ था, जहाँ स्पॉयलर्स पढ़कर मुझे लग रहा था कि चैप्टर उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा जितना पिछले चैप्टर्स की तरह था। एक्चुअली में आधा चैप्टर तो वैसा ही था, लेकिन बाकी का आधा सच में पढ़कर मजा आ गया। और लास्ट की वीडियो में थोड़ी सी गलतफहमियां भी क्रिएट हो गई थी, तो उन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि सच में चैप्टर इंटरेस्टिंग है। सो या नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। लेकिन इससे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करें, कुछ कमेंट्स को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तुम में से बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैं वन पीस को एक्चुअली में हेट कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, वन पीस ने बहुत कुछ दिया है मेरे लाइफ में मुझे, तो ऐसा इनफैक्ट ये पूरा चैनल ही उसी पे खड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि इस समय थोड़ी सी पेसिंग स्लो हो गई है और ये चीज सबको पता है, ये चीज हर कोई एक्सेप्ट करता है कि हाँ पेसिंग थोड़ी सी स्लो हो गई है, इसलिए बोर हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पूरी स्टोरी को कोई हेट कर रहा है। इतनी लेजेंडरी स्टोरी है कि इसको लिटरली हैरी पॉटर लेवल पे मैं इसको कंपेयर करता हूँ, तो इसको हेट करने की तो बात ही नहीं आई। दूसरी बात उठ रही थी कि मेरे को व्यूज नहीं आ रहे इसलिए मैं हेट कर रहा हूँ। देखो भाई, मैं वहां पर ये बोला था पिछली वीडियो में कि मेरे जो व्यूज आते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि ऑडियंस का मतलब रिएक्शन कैसा है इन चैप्टर्स पे। ये चीज पहले भी हो चुकी है, जब वानो आर्क चल रहा था तो जब भी उसोप या नामी वगैरह का जब चैप्टर चलता था, और वो 1-2-3 चैप्टर्स आई थिंक लगातार चलता था, काइडो और लूफी के बीच में ब्रेक में वो लगातार यही चलता रहता था, तो उस समय भी मेरे व्यूज गिर जाते थे और मेरी वीडियो टॉप 6 में आ जाती थी। मतलब पिछले 10 वीडियोस में टॉप 6 में आ रही है, तो वो व्यूज का ऊपर नीचे चला रहता है। उसके बेसिस पे मैंने ये बताया कि इस समय लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया है। कहने का मतलब ये नहीं था कि मेरे व्यूज कम आ रहे हैं इसलिए ये खराब हो गया, ये पैटर्न है, ये हमेशा से चलता आ रहा है। अब वो मेरी गलती है कि मैंने क्लियरली शायद उस बात को नहीं बताया, क्योंकि स्पॉइलर वीडियो था तो मैं जल्दी जल्दी कवर अप कर रहा था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा वन पीस ही खराब हो गया अगर मुझे व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कल को जब चैप्टर इंटरेस्टिंग होगा अपने आप ही बहुत सारे व्यूज आने लगेंगे और मैं भी बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा, जैसे वानो आर्क में कर रहा था। तो भाई वैसा ही है हिसाब, अभी चल रहा है, चलने तो धीरे धीरे, हम भी एंजॉय कर रहे हैं ना। तुम में कई सारे लोगों ने ये भी कमेंट करके बताया कि भाई जर्नी को एंजॉय करो, इमोशंस को फील करो। मैं भी धीरे धीरे अपना एंजॉय कर रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ता हूँ। अभी जब वो थोड़ा सा पेसिंग स्लो हो गया है तो उस हिसाब से एंजॉय करो और करने दो सबको, इतना ज्यादा कंक्लूजन्स बनाने की जरूरत नहीं है। हम बहुत समय से वन पीस को कवर कर रहे हैं, सारी चीजें ऑलमोस्ट पता है कि किस तरह से ओडा सेंसे का राइटिंग का स्टाइल चलता है, कब वो पेस अप हो जाएगा और कब पेस डाउन हो जाएगा। और पेस डाउन होने का सीधा सीधा यही मतलब है कि इस समय वन पीस के सीजन 2 पे नेटफ्लिक्स वाले पे काम चल रहा है। कई बार बता चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि अभी उस पे काम चल रहा है, इसलिए पेस स्लो है। एनीवेज बकचोदी साइड में करो, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो भाई इस बार अपने को शोनेन जंप में 2 कवर पेजेस मिले हुए हैं। सबसे पहला तो जो अपना मेन कवर पेज है, यानी कि जो पूरे मैगजीन का कवर होता है उसके ऊपर ही लूफी बना हुआ है। और लूफी काफी हद तक देखने पे इस टाइम पर येलो वर्जन ऑफ डोफ्लामिंगो लग रहा है। मतलब तुम उसके गर्दन पर देखो, वो उसने उस टाइप की शॉल पहनी हुई है जैसे डोफ्लामिंगो भी पहनता है। शॉल ने उसको क्या बोलते हैं मुझे एक्जैक्टली पता नहीं चला। काइडो भी ऐसे ही पहनता था, वो वॉयलेट कलर की पहनता था। इस समय लूफी जो है उसने येलो कलर का पहना हुआ है। एनीवेज जो सेकंड वाला कवर पेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर नामी तुम्हें बहुत जायंट फॉर्म में दिख रही है। और यहाँ पे तुम नोटिस करोगे कि हर चीज जायंट है, जैसे कि आइसक्रीम को देखो, उसके चश्मे वगैरह देखो, पास में पाइनएप्पल वगैरह देखो, तो वो सब कुछ ऑलमोस्ट इतना बड़ा, फूल वगैरह भी जितनी बड़ी इसमें रॉबिन है उतना बड़ा बड़ा ये सारा आइटम वहां पर रखा हुआ है। मतलब बहुत साफ है कि हम जायंट आइलैंड पर जा रहे हैं। और जब नामी जायंट है तो उसका सामान भी दोनों जायंट ही है। देख के मजा आ गया भाई, सच बता रहा हूँ। और मजा इसलिए भी आया क्योंकि वीकेंड पे मैं गया था भाई लवासा, वहां बैठ के मैंने मांगा पढ़ी है और ये सीन देख के एकदम अच्छी अच्छी वादियों में एकदम दिल खुश हो गया भाई, सच बता रहा हूँ। तुम लोग मुझे कमेंट से बताओ कि तुम लोग को ये वाला कवर पेज पसंद आया या नहीं। एनीवेज चैप्टर स्टार्ट होता है विद अ लाइन, ए क्लैश कम्स टू द हेड। मतलब सीधी बात है कि फाइनल क्लैश अब होने वाला है, इसके बाद यहाँ से स्ट्रॉ हैट निकलने वाले हैं। और जैसा कि तुम लोग को पिछले चैप्टर में याद होगा, जो अपना सैटर्न है, पिछले चैप्टर मैंने कवर नहीं किया था बट उसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। सैटर्न ने जो जायंट्स की शिप है उसके ऊपर अटैक कर दिया था, तो सैटर्न जो है वो अभी भी उनके शिप पर ही लटका हुआ है। और सारे के सारे जायंट्स कह रहे हैं कि भैया उसके पंजों से बच कर रहो, मतलब वो मकड़े के उसमें है ना, तो उसके सारे पंजों से बच कर रहो क्योंकि वो सारे के सारे पॉइजनस है। और दूसरी तरफ से नेवी की शिप्स भी उनके ऊपर लगातार फायर कर रही है ताकि वहां से बच के ना जा पाए। एनीवे सारे के सारे जायंट्स मिलके उसके अटैक को डिफेंड कर रहे हैं। और सैटर्न का एक फेस रिएक्शन है जो तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि हर समय वो वैसा ही रहता है। ये शायद उसके बड़े बड़े दाढ़ी और मूंछ की वजह से, बट हर समय उसका फेस जो है वो सेम ही दिखता है मुझे। अब एक साइड से जायंट डिफेंड कर ही रहे हैं, उधर से लूफी हाथ घुमाते हुए बोलता है, बुड्ढे तू एक बार में शांत क्यों नहीं होता। और वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है कि तभी वो नोटिस करता है कि बोनी की तरफ एक्चुअल में बुड्ढा अटैक करने वाला है। तो इसीलिए लूफी अपना अटैक जो है बुड्ढे के हाथ पे मारता है ताकि बोनी उसको डॉज कर पाए। वैसे यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे तो लूफी जो है वो यहाँ पर रियू यूज कर रहा है, यानी कि
एडवांस बुशुशुकु हाकी, जिसकी वजह से लूफी का जो पंच है वो सैटर्न के पंजों पर लग नहीं रहा है। सैटर्न के पंजे बहुत पॉइजनस है, अगर वो उनको लूफी भी टच करेगा तो उसके भी हाथ जल जाएंगे, लेकिन क्योंकि उसने बुशुशुकु का एडवांस वर्जन सीख रखा है इसलिए उसको यहाँ पर इस चीज का फायदा जरूर हो रहा है। एनीवे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बोनी भी अब गियर 5 फॉर्म में आ चुकी है। और इसी के साथ एक चीज और आती है कि गियर 5 जो है बोनी का, अगर वो इसको एक्टिवेट कर भी सकती है, इसके पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि वो खुद को नीका के फॉर्म में एज कर सकती है, अपना फ्यूचर वो उस तरह से डिसाइड कर सकती है, क्योंकि अपेरेंटली वो भी एक ह्यूमन ही है, नीका भी एक ह्यूमन ही है और बोनी का भी ह्यूमन फ्रूट टाइप का ही मतलब एजिंग करता है वो, तो फ्यूचर में वो अपने आप को उस टाइप के ह्यूमन में इमेजिन करती है। बट स्टिल ये कुछ ज्यादा ही अचानक से हो गया कि इसको थोड़ा सा ग्रहण करना मुश्किल हो रहा है। यार इस मौके का फायदा उठा के बोनी भी हवा में कूदती है और वो बुड्ढे के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। बुड्ढे का ऑलरेडी दिमाग खराब हो चुका है बोनी के ऊपर, क्योंकि उसके हिसाब से बोनी उसकी एक स्लेव है, लेकिन लूफी इधर से बोनी को मोटिवेट करता है, तू कर सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से वेगापंक का ब्रॉडकास्ट देखने को मिलता है। वेगापंक यहाँ पर बोलता है कि एक नया दिन आने वाला है, एक ऐसा दिन जिस दिन जितने भी वॉइड हिस्ट्री के सीक्रेट्स हैं जिनको दबाया जा रहा है वो सब कुछ फूट कर बाहर निकलेंगे। हमें पता है वो वेपन्स जिनका यूज करके कॉन्टिनेंट्स को डुबा दिया गया वो आज भी जिंदा है और उन्हें आज भी यूज किया जा रहा है। और ऐसी पावर सच में इस दुनिया में है। जो लोग भी किसी यूनिक क्लैन से आ रहे हैं सिर्फ मिस्टीरियस इतिहास की वजह से उन्हें आज भी खत्म किया जा रहा है। और इसके बाद हमें बैक स्टोरी में थोड़े से इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हमें दिखता है कि जो कूमा है उससे वेगापंक पूछता है कि तुम तो एक बुकानियर क्लैन से हो। इस पे कूमा पूछता है कि आखिर मेरे खून में इतनी स्पेशल बात क्या है। उसके बाद हमें सीन मार्को का दिखता है एंड स्पेशली मार्को के भाई फ्लैशबैक में द ऑल फादर व्हाइट बियर्ड अलग ही चिल है भाई इस पूरे पैनल में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाला मांगा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। खैर इस पैनल में व्हाइट बियर्ड भी बताते हैं कि वो एक ऐसे पुराने टाइम की बात कर रहे हैं जब एक्चुअली में किंगडम ऑफ गॉड्स एग्जिस्ट किया करता था। हमें किंग का भी सीन देखने को मिलता है जो कि शायद अब कुछ हद तक रिकवर हो गया। खैर एनीवेज उसको इतना बुरा पीटा था जोरो ने कि अभी भी उसको पट्टियां बंधी हुई हैं। उसको भी याद आ रहा है कि वो लुनारियन था, इसीलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट उसको हंट कर रही थी और उसको खोज के लाने वाले के ऊपर 100 मिलियन बेरीज का बाउंटी लगा दिया था। और इनफैक्ट एक ऐसा कैरेक्टर जिसको तुम लोग इजीली भूल भी जाते हो जो कि है शॉर्लेट पुडिंग। जी हाँ, वही 3 आंखों वाली जिसकी सांझे से शादी होने वाली थी। भाई वो लड़की एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका इंपॉर्टेंस तुम ऑलमोस्ट मान लो रॉबिन के लेवल का, क्योंकि वो एक्चुअली में पॉनिग्लिफ्स को पढ़ सकती है और इस समय इसको कूजान ने किडनैप कर लिया है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये इस समय ब्लैक बियर्ड के आइलैंड पर आ रही होगी, जिसकी वजह से ब्लैक बियर्ड को भी अब रोड पॉनिग्लिफ पढ़ने की एबिलिटी मिल जाएगी। एनीवे सीन शिफ्ट होता है और वापस से हम लूफी और बोनी वर्सेस अपना जो बुड्ढा है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर सैटर्न बोनी की तरफ देखकर बोलता है कि तू मेरी है, तू और कुछ भी नहीं, बल्कि जैसे तोता कॉपी करता है तू भी ठीक उसी तरह यहाँ पर नीका को कॉपी कर रही है। इस पे लूफी बोलता है चुप कर बुड्ढे, और उसके ऊपर अपने पैर से गैटलिंग करना शुरू कर देता है। अब तुम लोग अगर भूल गए तो मैं तुम लोग को याद दिला देता हूँ कि कूमा की सारी मेमोरीज एक्चुअली में बोनी के दिमाग में भी हैं, क्योंकि उसने वो सारी मेमोरीज को एक्सेस किया हुआ था। तो यहाँ पर बोनी जब भी सैटर्न का चेहरा देखती है उसको हमेशा यही चीज याद आती है कि उसने क्या क्या कांड किया था। जैसे अभी उसको समझ में आ रहा है कि कैसे उसने उसके बाप को बोला था कि या तो तुम एक स्लेव की तरह रहो या तो मर जाओ, और तुम्हारे से नीच जात वाले के साथ इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। और बोनी की माँ को उसने उसकी माँ को एक्चुअली में लैब रैट की तरह यूज किया था, मतलब उसके प्रेगनेंसी के टाइम पर भी वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। और इनफैक्ट कूमा मरते मरते भी सिर्फ यही बोलता हुआ चला गया कि मैं बस तुम्हारे लिए एक हीरो बनना चाहता था बोनी। सच में वो पूरा का पूरा जो चैप्टर्स थे कूमा के लास्ट वाले वो बहुत इमोशनल थे, मुझे भी याद आ गया। और ऑब्वियसली इस चीज को याद करके बोनी को तो गुस्सा आएगा ही। बोनी बोलती है कि इतना सारा कांड करके जो तूने मेरे माँ और बाप के साथ किया है, तू खुद को भगवान कैसे बोलता है बे? असली भगवान है और असली हीरो भी। जिंदगी भर में बस यही चाहती थी कि मैं और मेरी फैमिली एक साथ रह सके खुशी से। एक छोटे बच्चे होने के बाद भी मैं इतने समय तक अकेले रही, मेरा तो मर जाने का मन कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ती रही। और ये सिर्फ इसी वजह से हो पाया क्योंकि मेरे माँ और बाप हमेशा मेरे साथ थे। और बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि बोनी इमेजिन कर रही है वो आइडियल लाइफ जो कि वो हमेशा चाहती थी, जहाँ पर कूमा उसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और साइड में जीनी भी खड़ी है और सब खुश हैं कि बोनी मतलब पैदा हो गई है और वो एक छोटी सी बच्ची है। लेकिन फिर भी ये बुड्ढा मानता नहीं है, कहता है कि तुम कीड़े मकोड़ों को तो एक बार में मसल दूंगा। गुस्सा तो इतना मुझे भी आ चुका है कि अब ये सारा पैनल पढ़ के एक तो बनता है भाई, जोर से एक मुक्का बनता है। और इसीलिए अगले पैनल में लिटरली लूफी जो कि गियर 5 में है और बोनी जो कि शायद वो भी गियर 5 में, ये दोनों मिलके लिबरेटिंग पंच भाई लगातार लूफी उसके ऊपर बुशुशुकु हाकी से कोट करके गैटलिंग पेलता है, और दूसरी तरफ से जो बोनी है वो उसके ऊपर एलिफेंट गन टाइप का मूव यूज कर रही है, विच इज सरप्राइजिंग कि वो इतनी सारी नीका की एबिलिटीज कैसे यूज कर पा रही है। खैर गैटलिंग पढ़ने दो, हम थोड़ा दूसरी तरफ ध्यान देते हैं क्योंकि वेगापंक का ब्रॉडकास्ट वापस
वापस से चालू हो गया है। वेगापंक यहाँ पर आगे बोलता कि उस दिन एक बहुत बड़ा जजमेंट होगा जिस दिन सारे जवाब बाहर निकल कर आएंगे और उस दिन तुम सभी को खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वेगापंक को भरोसा है कि ह्यूमंस के अंदर बुद्धि है। इनफैक्ट वेगापंक को साइंस के ऊपर भी भरोसा है। लेकिन फैक्ट की बात यही है और आयरनी की बात भी यही है कि जब वेगापंक ये चीज बोल रहा है तो जो पीछे बैकग्राउंड में जो पैनल है उसमें वेगापंक का ही आइलैंड डूब रहा है और डूब रहा है। आई थिंक वो पूरा का पूरा जल रहा है। अगले पैनल में हम देखते हैं कि अपना जो सुअर वाला गोरुस है और वो जो अपना वर्म वाला गोरुस है, दोनों का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, ये दोनों मिलके उस जायंट रोबोट के ऊपर अटैक करते हैं जिसकी वजह से वेगापंक का जो पूरा का पूरा ब्रॉडकास्ट है वो थोड़ा बहुत मतलब बफर कर रहा है। यहाँ पर वेगापंक कभी भी बोलने की कोशिश कर रहा है कि रॉजर 25 साल पहले मर गया और 2 साल हो गए कि ऑल फादर व्हाइट बियर्ड भी चले गए और इन ओल्ड लेजेंड्स के जाने के बाद एक नया युग शुरू हो गया और इस नए युग में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता। और जब वेगापंक ये बातें बोलता है बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि इतनी बुरी तरह से पीटा है लूफी ने सैटर्न को कि उसके लिटरली दाढ़ियों में भी छेद हो गए और उसके जितने भी वो पंजे थे मकड़े वाले वो सारे के सारे टूट गए और अब वो पानी में गिरने वाला है। बड़ी बात बोल दी भाई वेगापंक ने यहाँ पे। सारे के सारे जायंट यहाँ पर गच चुके और बोले बहुत सही मूगी वाला, सही पेला तुमने। और बोनी भी यहाँ पर एकदम भाई रो दी ऐसा करते करते और लूफी भी इधर नाचते हुए खुश है उड़ते हुए तो फेंक ही दिया इसको। एंड इनफैक्ट कुमा को भी अगर तुम उसके पैनल को देखोगे तो थोड़ा बहुत वो भी मुस्कुराता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद थोड़ा बहुत चांस है कि कुमा को रिस्टोर किया जा सकता है। और जब खुशी आती है तो चारों तरफ से आती है क्योंकि जायंट्स भी ऊपर देखकर बोलते हैं लूफी वो देखो तुम्हारी शिप उड़ते हुए आ रही है। और लिटरली ऊपर जायंट्स के शिप के जस्ट ऊपर थाउजेंड सनी उड़ता हुआ सीधे नीचे की तरफ आ रहा है और सनी के अंदर बैठे हुए उसकी गांड फटी हुई कि हम सबके सब मरने वाले भैया, कोई नहीं बचाने वाला हमको। हमें जोरो भी देखने को मिलता है लेकिन समथिंग इज रॉन्ग क्योंकि अगर तुम जोरो का रिएक्शन देखोगे यहाँ पर तो जोरो अपनी तलवार को पकड़ने वाला है और उसने कुछ तो नोटिस किया है, मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। एनीवे वेगापंक का ब्रॉडकास्ट चलता है और वेगापंक बोलता है कि ऐसे लोग जो कि किसी की नहीं सुनने वाले वो हैं जो कि सच्चाई के बहुत करीब है। अब ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर रॉजर ने ये सब कुछ प्लान किया था मरने के जस्ट पहले। और उसके बाद ही हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है कि मेरा खजाना बाहर है, जिसको ढूंढना है ढूंढ के दिखाओ। और अब भाई थोड़ा सा दिल थाम के बैठो क्योंकि अब तुम्हें नॉर्मल कैरेक्टर्स नहीं दिखने वाले, अब तुम्हें वन पीस के गॉड्स ही दिखेंगे। रॉजर को तो ऑलरेडी देख चुके हो। अगले पैनल में हम देखते हैं रेली को जो कि इस समय वहीं बार में सो गया है और शैकी आके उसके ऊपर कंबल उड़ा रही है कि भैया तुम्हें ठंड लग जाएगी। और नेक्स्ट सीन में हमें देखता है पायरेट आइलैंड बीहाइव यानी कि हचिनोसु, जहाँ पर इस समय सारे के सारे जो पायरेट्स हैं, क्योंकि ब्लैक बियर्ड अब उस जगह को टेक्निकली रूल करता है, सारे के सारे पायरेट्स बहुत एक्साइटेड हैं और वो बोल रहे हैं कि भैया कहाँ हो, कब आ रहे हो, इन लोगों से इंतजार नहीं हो रहा। और अगले पैनल में हम देखते हैं एम्परर रेड हेयर शैंक्स यानी कि आकागामी नो शैंक्स की रेड फोर्स वाली शिप, जहाँ पर शैंक्स को लोग बोल रहे हैं कि भैया तुम तो बहुत ज्यादा पी रहे हो, इतना मत पियो। इस पर शैंक्स बोलता है मैंने अभी पीना शुरू कहाँ किया है। वेगापंक भी अपने अनाउंसमेंट में यही बोलता है कि इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि इस ट्रेजर को वही आदमी खोजेगा जिसको जॉय बॉय चाहता था, विच मीन्स, और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टफ है जिसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हो सकता हो वन पीस को कुछ ऐसे भी लोग खोज सकते हैं जिनके बारे में तुम उम्मीद नहीं लगाओगे, जैसे कि बगी या मे बी ब्लैक बियर्ड। और जब बगी की बात उठा ही लिए तो बगी पे ही आ जाते हैं। इसको तो सच बता रहा हूं भगवान ने पर्सनली टच किया है क्योंकि इस समय ये छोटे मोटे कैरेक्टर्स के साथ नहीं, लिटरली इसके साथ मीहॉक और क्रोकोडाइल काम कर रहे हैं। मीहॉक अपने आप में ही शैंक्स लेवल का कैरेक्टर जो कि इसके साथ में काम कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। और इसके जो पंटरों की पूरी गैंग है उन सबको हमेशा ही लगता है कि बगी असली भगवान है और वही मतलब व्हाइट बियर्ड लेवल का कैरेक्टर हो गया। वो भी यही बोल रहे हैं कि बगी सामा आप तो बहुत ग्रेट हो, आपके अलावा और कोई ये काम कर ही नहीं सकता और आपके सपने इतने बड़े हो सकते हैं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। और आयरनी भी देखो कि जिस जगह पर इस समय बगी ने अपना सेटअप बैठा रखा है उस आइलैंड का भी नाम एम्प्टी ब्लफ आइलैंड है। बगी सही खेल रहा भाई, कल को ये अगर वन पीस खोज भी लेता है ना, मुझे आश्चर्य नहीं होगा, मैं शौक नहीं होगा पक्का। मतलब तुम में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हो कि पहली बार वन पीस को बगी ही देखेगा। कह रहा अब इतनी चीजें हो रही है तो मरीन्स क्यों पीछे रहे। तो मरीन हेडक्वार्टर में भी हमें सुनने को मिलता है कि इतने ज्यादा वेट करने की क्या जरूरत है, सबसे पहले हम ही चलते हैं और इसको खोज के खत्म करते हैं ना। और वेगापंक भी आगे बोलता है कि अब ये जो कुछ भी रॉजर ने शुरू कर दिया है इस चीज को रोका नहीं जा सकता। इस दुनिया की किस्मत वही डिसाइड करेगा जिसके हाथ में होगा वन पीस। और लास्ट पैनल जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पैनल है, एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं। शैंक्स, लूफी, ब्लैक बियर्ड और बगी। पहले तो अपने 4 एम्परर्स। ब्लैक बियर्ड को देख के तो भाई चिल आ रही है कि अब क्या करने वाले हैं ये लोग मिलके। और शैंक्स का भी लेटेस्ट वाला एपिसोड मजा आ गया। और उसके बाद नीचे का पैनल बहुत इंटरेस्टिंग है जहां पर हमें सबसे पहले अकाइनो देखने को मिलता है। मतलब तुम मानो या ना मानो अकाइनो भी इसी रेस में है। उसके बाद हमें ड्रैगन भी देखने को मिलता है। मतलब ड्रैगन भी एक पॉसिबल कैरेक्टर हो सकता है जिसका यूज जो कि मतलब वन पीस को यूज कर सकता है अपने फायदे के लिए। ईमू तो ऑब्वियसली उसको वन पीस चाहिए ही चाहिए ताकि वो वर्ल्ड के ऊपर अपना कंट्रोल बना कर रखे। कोबी भी देखने को मिल रहा है। मतलब लूफी और कोबी की फाइट इनएविटेबल है। फ्यूचर में ये फाइट होनी ही होने वाली है या फिर गॉड वैली पार्ट 2 होने वाला है, इसके ऊपर मैं अभी काम कर
रहा हूँ, तो उसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है। कूजान भी हमें इसमें देखने को मिलता है और कूजान को देख के मैं भी थोड़ा सा शॉक हो गया हूँ कि उसको क्यों इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैकबियर्ड है ऊपर और कूजान उसके क्रू में है, तो आखिर कूजान को क्यों यहाँ पर इंक्लूड किया गया। तो भैया देखो बात यहाँ पर सिंपल सी है, इस चीज से ओडा सेंसे सीधे सीधे बता रहा है कि कूजान जो है उसके कुछ अल्टीरियर मोटिव्स हैं, वो सीधे सीधे जाके ब्लैकबियर्ड के साथ नहीं जुड़ गया है। पक्का वो कुछ ना कुछ उसका अपना फायदा है जो कि नेवी से भी हटकर है, क्योंकि नेवी के साइड से भी अकाइनो यहाँ पर है। तो यहाँ पर रियल गेम क्या चल रहा है कूजान के साथ वो चीज अभी क्लियर नहीं है, बट एक चीज स्टार्टिंग से सभी को पता है कि कूजान ब्लैकबियर्ड के लिए काम तो नहीं करेगा। और एक और इंटरेस्टिंग बाबा जी दिखते हैं अपने फिगारलैंड गार्लिंग, ये भी इस रेस में कूदेंगे, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर फिगारलैंड गार्लिंग मरीज वॉइस छोड़ के यहाँ पर आया हुआ है तो भाई गेम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये मत बोलो कि शैंक्स का चेहरा देख के व्हाइट बियर्ड ने भी बोला था कि उस इंसान का उसका चेहरा उसके दिमाग में आ जाता है शैंक्स को देख के, जिसने उसके सीने पे वो निशान दिया था। मे बी यही बंदा हो सकता है। और अपने साबो भैया भी देखने को मिलते हैं जो कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस रेस में, ये चीज क्लियर नहीं हो रहा है। चलो ड्रैगन तो मैं मान भी सकता हूँ, बट साबो इस रेस में नहीं है। मोस्ट लाइकली वो लूफी की हेल्प करेगा। अब सबके बारे में तो बता दिया मैंने, बट एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसके बारे में कुछ भी हमें अभी तक नहीं पता है, और वो ड्रैगन के जस्ट नीचे वाले पैनल में है, जिसकी तलवार पूरा सेम टू सेम शैंक्स जैसी। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये शैंक्स का ट्विन ब्रदर भी हो सकता है, और शैंक्स के ट्विन ब्रदर वाली थ्योरी भी सच हो सकती है। खैर ये बंदा कौन है इसके बारे में भी बाद में बात करते हैं, क्योंकि इन सभी गॉड लेवल कैरेक्टर्स के ऊपर वेगापंक का मैसेज उभर कर आता है कि अब ये सब कुछ उसी इंसान के ऊपर डिपेंड करता है जो कि वन पीस को खोजेगा। और लास्ट लाइन, ए बैटल फॉर सुप्रीमेसी के साथ चैप्टर नंबर 1121 खत्म, और तुम्हारे जले पे नमक डालने के लिए अगले हफ्ते फिर से ब्रेक है। और ये ब्रेक्स भी एक रीजन है कि वन पीस अचानक से बहुत स्लो पेस लगने लगता है। हाँ भैया पिछले साल भी हो रहा था, सबको याद है। इससे पहले तुम लोग अनसब्सक्राइब करना कमेंट कर दो। भाई 57 लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया भाई एक दिन में, बहुत ही अजीब बात लगी मुझे। एनीवेज अभी ये हिडन कैरेक्टर कौन हो सकता है, इसके ऊपर जो रेडिट पर बात चल रही है, और एक फायदा होता है लेट वीडियो अपलोड करने का कि बहुत सारे लोगों के ओपिनियन सुनने को मिल जाते हैं कि ये हिडन कैरेक्टर पॉसिबली लोकी हो सकता है। अगर तुम लोग को नहीं याद हो तो लोकी वो बंदा था जो कि एल्बाफ का किंग है, और जिसको बिग मॉम की बेटी से प्यार हो गया था, बट उसने उससे शादी नहीं की, उसने उसको मतलब काट दिया उसका। तो काफी हद तक लोग ये बोल रहे हैं कि ये बंदा लोकी हो सकता है। बट दूसरी तरफ लोग इस बात पे भी श्योर है कि शैंक्स का एक दूसरा भाई भी हो सकता है, यानी कि फिगारलैंड गार्लिंग का एक जायज बेटा भी हो सकता है। पिछला वाला शायद नाजायज था, इसीलिए उसको वहां संदूक में भर के रख दिया था। तो शायद एक लीगल सन भी उसका हो सकता है, जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और क्योंकि शैंक्स ने इतना बड़ा अपना नाम बना रखा है, तो ये बंदा भी उससे फाइट करके अपना नाम बनाना चाहता हो, ये सारी चीजें भी हो सकती है। बट शैंक्स का अचानक से एक और ट्विन ब्रदर आ जाए, वो चीज थोड़ा सा जल्दी से अपने को डाइजेस्ट नहीं होगी। तो मैं तो इसी होप के साथ चल रहा हूँ कि ये बंदा लोकी हो, क्योंकि लोकी को देखे हुए सच में मतलब आज तक हमने देखा ही नहीं उसको, उसके बारे में सिर्फ बात सुनी थी, वो भी बिग मॉम वाले आर्क में। और ऑल्दो इसका स्वॉर्ड काफी हद तक मैच करता है, बट इसके नाक का जो पॉइंट है, जो शेप है, वो देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये सेम टू सेम शैंक्स जैसा है। तो मेरा जो बेट है भाई वो ये है कि ये बंदा लोकी हो सकता है। तुम लोग मुझे कमेंट से बताओ कि तुम्हारे हिसाब से ये आदमी कौन है। और इससे पहले तो भाई इमू का फेस रिवील मैं देखना चाहता हूँ यार, सिर्फ उसकी आंखें ही देखी हैं आज तक मैंने, उसके अलावा आज तक कभी देखा ही नहीं है कुछ। अब जल्दी से उसका भी बुरखा उतारो भाई, देखो अंदर क्या है, मुझे देखना है। एनीवे इस हफ्ते ब्रेक है, तो मेरे पास गॉड वैली पार्ट 2 के ऊपर मैं वीडियो पे काम कर रहा हूँ काफी टाइम से, तो उस वाले वीडियो को इस हफ्ते मैं अपलोड करूंगा ताकि तुम लोग भी एंजॉय कर पाओ जब तक मांगा ब्रेक पे है। एंड देन अगेन फिर से मैं तुम लोग को क्लियर कर देता हूँ, कोई हेट वेट नहीं है भैया वन पीस से, थोड़ा सा पेसिंग स्लो है, उसी के बारे में बात हुई थी। तुम लोग भी अलग तरीके से अपना गुस्सा दिखाते हो। एनीवेज मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, जितने लोगों ने अनसब्सक्राइब किया हुआ है भाई वापस से सब्सक्राइब कर लो प्लीज, तुम लोग के बिना कहाँ ये चैनल चले। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।